हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। और मैं इसके कश्यप अब भारत दर्पण आपका अपना चैनल पर सभी विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। जैसा ज्ञात है कुछ तबीयत नासाज रहने के कारण विगत 10 दिन वीडियो नहीं दिया। और पिछले क्लास में कल मैंने आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 1 अर्थात उसका गठन, उसकी पूरी न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदमुक्ति का प्रक्रिया के बारे में बतलाया। अनुच्छेद 124 से 130 तक की चर्चा किए थे। आज सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, यह तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है, लेकिन वो तमाम अनुच्छेद नहीं बताना है जिसकी आवश्यकता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा करें। और आप लोग वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखें, तब तो आपको अच्छा या बुरा लगेगा। तो इस बड़े बाजार में जहाँ तथ्य और फैक्ट रखे जाते हैं, शायद आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। थोड़ी मनोरंजन की आप लोग आकांक्षी हैं, और यहाँ केवल और केवल कंटेंट मिलता है, केवल तथ्य मिलता है, जो शायद खैर जिन्हें केवल कंटेंट के वो भूखे हैं, जिन्हें एग्जामिनेशन से जुड़े हुए प्रश्न की आवश्यकता है, तो इस वीडियो से जुड़े और अधिकतम लाभ प्राप्त करें। तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में इसे जो है ये सबसे ऊंची संस्था है। तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कैसी संस्था है? यह एक स्वायत्त शासी, ऑटोनॉमस, स्वयं से शासित होने वाला तमाम प्रक्रिया, जो न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करना है, जो संविधान ने इसे अधिकार दिया और संसद ने जो विधि बनाया, संसद के द्वारा बनाया गया न्याय संहिता, उसके पहले दंड संहिता, उन तमाम को आधार बनाकर उसकी न्यायिक प्रक्रिया कैसी होगी, ये स्वयं न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है। न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका का प्रत्यक्षतः कोई हस्तक्षेप नहीं। न्यायालय की कार्य प्रणाली में कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं है। स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, संविधान का अनुच्छेद 112 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया की कार्य प्रणाली के संबंध में संसद में कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं की जा सकती। जब उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया, जैसे अनुच्छेद 105 में कहता है कि संसद की कार्यवाही के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में चर्चा परिचर्चा नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार न्यायालय की प्रक्रिया, न्यायाधीशों के प्रक्रिया के बारे में, कर्तव्यपरायणता के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा परिचर्चा नहीं की जा सकती। यह एक स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस संगठन है, संविधान का संरक्षक है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार, संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संगठन ये। यदि संविधान के किसी भी प्रावधान, किसी भी उपबंध, किसी भी वाक्यांश पर मत विभिन्नता हो, अलग अलग मत उभर कर आए, अलग अलग मत उभर कर आए, तो इस बात को ध्यान रखना है कि संविधान की एक खंडपीठ बनाई जाएगी, खंडपीठ जिसमें कम से कम 5 जज होंगे। न्यूनतम संविधान पीठ में संविधान की व्याख्या के लिए न्यूनतम 5 जज होंगे। आवश्यकता पड़ने पर यदि पुराना व्याख्या की फिर से पुनर्व्याख्या, तो 5 की जगह 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से उसमें जजों की व्यवस्था होगी। आपको बतलाए थे अनुच्छेद 127 कि सर्वोच्च न्यायालय में कोरम पूरा करने के लिए राष्ट्रपति तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। यही है खंडपीठ को
कोरम पूरा नहीं हो रहा है, 5, 7, 9, 11 न्यायाधीश पूरा नहीं हो रहे हैं, तब राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय क्या है? भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, एक स्वायत्त शासित संस्था है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार को देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय का पहला अधिकार जो आता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 131 में है, उसे कहते हैं मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, वैसा विवाद, वैसा केस, वैसा मुकदमा जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाए। ऐसे क्या होता है केस सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर ऊपर पहुंचने डायरेक्ट मुकदमा वही पहुंचे, उसको कहते हैं मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131 में इसका उल्लेख। अब आपने पहले आपकी कोई जानकारी होगा, अनुच्छेद 32 कहता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये दोनों पहले से ही वर्णन है। उसके अलावा देता है यदि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच यदि विवाद है तो वैसा विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसे। लेकिन यदि 2 राज्यों के बीच नदी जल बंटवारा विवाद, कावेरी नदी जल बंटवारा हो या गोदावरी नदी, तो 2 नदियों के बीच का बंटवारा, उसके लिए न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, लेकिन वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। 2 राज्य के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, लेकिन नदी जल बंटवारा अपवाद। दूसरा अधिकार जो होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 132, 133, 134 तीनों में, उसे कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील करना। अपील करना तो एक नैसर्गिक गुण होता है। देखिए आपके घर में छोटे भाई भतीजा भगना भगनी हो, यदि वो काम कुछ कर रहा है, भले वह नुकसानदायक ही काम हो, उसको सेहत को भी प्रभावित करेगा, लेकिन आप जब उसके काम में बाधा डालते हैं तो उसको लगता है कि आपने उसकी स्वतंत्रता का हनन किया है। आप जो निर्णय दे उस निर्णय से असहमत होकर तुरंत देखिए आपके बड़े माँ पिता भाई जो है वहां तक आपकी शिकायत पहुंचाता है कि आपके निर्णय से असहमत होकर वो ऊपर के न्यायालय में मुकदमा लेकर गया। तो ये एक प्राकृतिक न्याय, अपीलीय क्षेत्राधिकार एक प्राकृतिक न्याय है। इसमें कहता है अनुच्छेद 132, यदि उच्च न्यायालय, यदि हाईकोर्ट, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे कि संबंधित मुकदमा में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। संबंधित मुकदमा में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, जो उसके पास दीवानी या फौजदारी मुकदमा आया है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील में चल जाता है। अनुच्छेद 133 कहता है कि यदि उच्च न्यायालय दीवानी मुकदमे, जैसे राम मंदिर का विवाद था, दीवानी मुकदमा था, अयोध्या से अलावा चलिए भी वाराणसी का ज्ञान वापी मस्जिद का विवाद वो भी दीवानी मुकदमा है। या कहता है कि वैसे मुकदमा जो दीवानी मुकदमा है, यदि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रमाण पत्र दे, यदि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रमाण पत्र दे तो मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है। फिर 134 कहता है यदि उच्च न्यायालय फौजदारी मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रमाण पत्र दे, या यदि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से मुकदमा को अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा या आजीवन कारावास की सजा दे, वह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अपील में चल जाएगा। तो पहला कहता है संवैधानिक विषय का हो, दूसरा कहता है दीवानी हो, तीसरा है फौजदारी। तो अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रबंध किया गया, जो अंतिम अपीलीय न्यायालय है, इसके ऊपर तो कोई अपीलीय न्यायालय और है नहीं। इसके अलावा अनुच्छेद 129 जो विगत क्लास में, कल क्लास में पढ़ चुके, तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं?
अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं अभिलेख न्यायालय, जहां सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय के विरुद्ध, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय के विरुद्ध स्वयं मुकदमा की सुनवाई, कोर्ट ऑफ कंडेम, मानहानि का मुकदमा की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसे कहते हैं अभिलेख न्यायालय। और सामान्य भाषा में सुप्रीम कोर्ट का सभी निर्णय तो अभिलेखागार में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। आप देखते होंगे वकील के पास अलग अलग ईस्वी सन के किताब होते हैं, तो उसमें वही होता है किस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 पर है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किस परिस्थिति में किस साक्ष्य के आधार पर क्या निर्णय दिया है, उसे उद्धरण के रूप में रखा जाएगा। लेकिन इसका मूल उद्देश्य है कि न्यायालय को अपने निर्णय के विरुद्ध कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट के आधार पर मुकदमा की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 137 काफी महत्व का है, जिसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू। ऐसे जुडिशियल रिव्यू की यदि बात करें तो अनुच्छेद 13 यह भी जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 32 ये भी जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 137 ये भी जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ है। जुडिशियल रिव्यू से जुड़े हुए अनुच्छेद 226 ये भी जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ है। तो जुडिशियल रिव्यू से जुड़े हुए कई अनुच्छेद, लेकिन यहाँ 137 यदि सर्वोच्च न्यायालय को इस अधिकार के तहत अधिकार प्राप्त है कि अपने द्वारा दिया गया निर्णय वो समीक्षा रिव्यू कर सकता है, साथ ही संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए निर्णय का भी वह समीक्षा कर सकता है, बनाए गए विधि का, बनाए गए अधिनियम का, एक्ट का वो समीक्षा कर सकता है। यदि उसे लगता है कि बनाया गया विधि, बनाया गया कानून मूल संविधान का हनन है, संविधान की मूल ढांचा को प्रभावित कर रहा है, वह उसे रद्द कर सकता है, उसे शून्य कर सकता है। जैसे न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया गया था कोलिजियम प्रणाली को समाप्त करते हुए 99वां संविधान संशोधन के द्वारा 2014 में न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यायिक सेवा आयोग को शून्य कर दिया, अर्थात कोलिजियम प्रणाली को ही उसने उचित ठहराया, तो 2015 में उसे रद्द कर दिया। इसके अलावा आपने देखा कि गोलकनाथ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसा कई विवाद है। बेरूबारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो केशवानंद भारती ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन वह न्यायालय के द्वारा स्वतः प्रवर्तनीय नहीं। इसी प्रकार चंपक दो राजन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दिया जा सकता है। फिर 42वां संविधान संशोधन में पार्लियामेंट ने विधि बनाया कि फंडामेंटल राइट पर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दिया जा सकता है। तो चंपक दो राजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्व पर प्राथमिकता दी जा सकती है। सरकार ने कानून बनाया कि नहीं, मौलिक अधिकार को नहीं बल्कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। तो मिनर्वा मिल्स विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार पर या राज्य का नीति निर्देशक तत्व को
एक दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक। हाँ, अपवाद है अनुच्छेद 39 का बी और सी, जिसे आज भी मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को भी बदलता रहा है, सरकार के निर्णय को भी बदलता रहा है। हाँ, सरकार को भी निर्णय है, सरकार को भी अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, दिए गए आदेश को बदल सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ विवाद में 1967 में निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन 24वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में 24वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में संसद ने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के विवाद को रद्द कर दिया और कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के आधार पर मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। तो दोनों को दिया गया है, एक दूसरे की शक्ति को वो संतुलित कर दे। एक यदि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो दूसरा उसको उस गलती को सुधार दे। यहाँ पर शक्ति संतुलन, शक्ति का पृथकीकरण नहीं बल्कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। अपने द्वारा दिया गया निर्णय एवं संसद के द्वारा बनाए गए विधि की समीक्षा करते हुए संविधान के मूल ढांचा के विपरीत पाए जाने पर उसे रद्द कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से वर्णित है अनुच्छेद 141 कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, वह निर्णय भारत के सभी न्यायालय पर प्रभावी होगा। सभी न्यायालय उस निर्णय को लागू करना। पटना हाईकोर्ट का निर्णय है तो केवल पटना तक लागू रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो भारत के सभी राज्य में वह प्रभावी हो जाएगा। अनुच्छेद 142 भी जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा है। अनुच्छेद 142 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय देने की प्रक्रिया में, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय देने की प्रक्रिया में यदि पूर्व का कानून, पूर्व का अधिनियम, पूर्व का एक्ट उसके निर्णय को प्रभावित कर रहा है, निर्णय को देने में बाधक बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 यह अधिकार देता है वह वैसा कानून जो उसके निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा हो उसे निरस्त कर सकता है, उसे निरस्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 142 के तहत ही न्यायिक सेवा आयोग को रद्द किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 भी न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। इसके अलावा 1980 के दशक में जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पीएन भागवती थे, तब उन्होंने भारत की आम जनता को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात PIL जनहित याचिका, लोकहित याचिका, जो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय दुनिया का सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली न्यायालय, वहाँ पावर ऑफ सेपरेशन, कार्यपालिका अर्थात जो बाइडेन जो निर्णय लेंगे उसको विधायिका अर्थात सीनेट रद्द कर देगा, सीनेट के निर्णय को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। तो प्रारंभिक रूप से हम देखते हैं भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका के कार्य में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया और वह न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का अमेरिका के, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान से प्रभावित था, उसको पूरी तरह धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन में लाता गया। तो अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर ही पीएन भागवती जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तब उन्होंने भारत में न्यायिक प्रक्रिया के तहत PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका को दायर करने का अधिकार दिया कि कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित या जो अधिकार, नागरिक अधिकार उसे संविधान और संसद के द्वारा बनाए गए विधि से मिला है, यदि उस अधिकार का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक पोस्टकार्ड के माध्यम से भी, एक पत्र के माध्यम से वह वहाँ भेजता है तो उसकी पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो कोर्ट फीस भी उसका माफ कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 137 के हित पाठ के तहत ये हो जाता है आपका यह न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मुकदमा की सुनवाई करने, विशेषकर
नागरिक अधिकार से संबंधित मुकदमा की सुनवाई वहां की जा सकती है। ये था आपका सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 145 भी कहीं कहीं से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 145 कहता है यदि राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, उन पर लगाए गए आरोप सही है या गलत है। और अनुच्छेद 145 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्य के ऊपर लगाए गए आरोप की जांच करते हुए उसे बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करे। अनुच्छेद 143 आप पहले पढ़ चुके होंगे कि राष्ट्रपति यदि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है, राष्ट्रपति यदि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है कि किसी संवैधानिक विषय पर क्या करना चाहिए, बिना मांगे सलाह नहीं देना है। सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देना है। लेकिन यदि संवैधानिक विषय पर सलाह मांगते हैं तब तो वो सलाह देगा, लेकिन यदि गैर संवैधानिक विषय पर सलाह मांगा गया था कि राम मंदिर अयोध्या विवाद पर क्या किया जाए 1990-92 दशक में, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इस पर हम सलाह नहीं दे पाए। तो संवैधानिक विषय पर तो सलाह अनिवार्यतः देगा, लेकिन गैर संवैधानिक विषय पर सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। सलाह को मानना न मानना राष्ट्रपति की मर्जी है। इस प्रकार से ये सारे अनुच्छेद जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद प्रभावी, बेहद लाभदायक होगा यदि आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। खास करके अनुच्छेद 142 तो करंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कई फैसला दिया है। अभी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो पति पत्नी का तलाक, वहाँ भी 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने तलाक का अधिकार तत्कालिक तौर पर प्रभावी रूप से लागू कर दिया। तो अभी ऐसे कई मुद्दे हैं जहां निकट भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत सरकार के निर्णय, सरकार के द्वारा बनाए गए विधि को रद्द करते हुए यहाँ पर जो है फैसला सुनाया है। विगत वर्ष समय में यह काफी महत्व का है। और वैसे अनुच्छेद जो न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया के तहत प्रभावी होते हैं, उससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद बारंबार पूछा जाता है। ये था सर्वोच्च न्यायालय। उम्मीद करते हैं कि आपको सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कर्तव्य से जुड़ा हुआ हर प्रश्न का उत्तर अब इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। लेकिन बशर्ते यदि आप वीडियो देखें तो, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलेंगे।